नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख हाउ पॉल्यूशन इंसेक्ट्स आर थ्रेटनिंग ताजमहल एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड पर आधारित है। आइए सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या बिंदु है जिन पर हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि खबर क्या है, द ताज ट्रेपेजियम जोन केस क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण के लिए काफी तीखी आलोचना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएसआई की भी की है। तो इसीलिए हम लोग एएसआई को भी समझेंगे और ताजमहल के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा हम लोग अपने हिस्ट्री के सेगमेंट में करेंगे, लेकिन यह है कि ताजमहल की जो चर्चा आज के परिदृश्य में की जाएगी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगली चीज हम लोग जानेंगे कि कीड़े कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं ताजमहल को, और लास्ट में देखेंगे कि ताजमहल को संरक्षित करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अर्थात 26 सितंबर को आगरा विकास प्राधिकरण को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने ताजमहल को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचाने में विफलता की ओर बार बार ध्यान आकर्षित किया है। 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और यूपी सरकार को इसकी उदासीनता के लिए फटकार लगाई थी। अब आइए जान लेते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन मामला। ट्रेपेजियम आप जानते हैं कि जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम कहा जाता है। ये कुछ इस टाइप का होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है और कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये ABCD मान लीजिए, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। तो ये वाली साइड जो है CD और AB ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये साइडें जो AD और BC हैं ये वास्तव में बराबर नहीं होती हैं। आपने थ्योरम वगैरह प्रूफ की होगी तो उसमें किसी पर्टिकुलर सवाल में दे देते हैं कि AD बराबर BC है, तो वो एक अलग इशू हो सकता है। चलिए इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल 1970 के दशक से इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही थी कि ताजमहल के पास के उद्योगों से उत्सर्जन इसकी एक बार की चमकदार सफेद संगमरमर की सतह को फीका, कुछ जगहों पर इसे पीला और काला कर रहा है। स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ताज के चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का सीमांकन किया था, जिसमें आगरा के साथ साथ मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर ये बेसिकली राजस्थान का एरिया है, उसको भी शामिल किया गया था। और इसे ही क्या कहा जाता है? ताज ट्रेपेजियम जोन कहा जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपको एक समलंब चतुर्भुज के आकार के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये एरिया है आपका राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिवक्ता और पर्यावरणविद MC मेहता साहब, जिनको ग्रीन एवेंजर के नाम से भी जाना जाता है, 1984 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उद्योग फाउंड्री क्या होता है? धातुओं की ढलाई करने वाले कारखानों को फाउंड्री कहा जाता है। वाहन और पास की मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी जहरीली गैसें छोड़ रही हैं, जो स्मारक और इसके आसपास के लोगों दोनों के लिए हानिकारक है। इसीलिए मेहता साहब ने अदालत से ताजमहल की सुरक्षा के लिए TTZ के भीतर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा था। 1996 में शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय MC मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में कहा कि TTZ में वायुमंडलीय प्रदूषण को किसी भी कीमत पर समाप्त करना होगा। यह भी पाया गया था कि पास के कोक या कोयला उपयोग करने वाले उद्योग स्मारक और TTZ में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसने क्षेत्र में काम कर रहे 292 उद्योगों को औद्योगिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस पर स्विच करने या अपने क्षेत्र से स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया था। मतलब बंद करने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इसका आप अल्टरनेटिव कोई विकल्प ढूंढ लीजिए कि ये जो कोयला वगैरह आप उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह पे CNG या कोई अदर गैसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा चूंकि उच्चतम न्यायालय है तो वो भी लोग बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में औद्योगिक विकास का उत्कृष्ट स्तर होना आवश्यक होता है। बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास
बहुत अच्छी खासे पैमाने पर हुआ है। ये सारी चर्चाएं हमने अपनी इकोनॉमी की क्लास में की हैं। अगर आपने नहीं देख रखी है हमारी इकोनॉमी की क्लास तो उसको अवश्य देखिए, हमने आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर कर रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में पाया गया कि TTZ क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद ताजमहल को जल और वायु प्रदूषण से खतरा बना हुआ है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ और उसने सरकारों की तीखी आलोचना की। तो आइए अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना। जुलाई 2018 में शीर्ष अदालत ने ताजमहल की सुरक्षा में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई सुस्ती की निंदा की। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर परेशानी में नहीं है। अभी तक हमारे समक्ष कोई कार्य योजना या विजन दस्तावेज नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट इतना गुस्सा हुआ था कि उसने कहा कि या तो आप इसे अर्थात ताज को ध्वस्त कर दें या फिर इसे जितना शीघ्र संरक्षित करने का उपाय कर सकते हैं जल्द से जल्द कीजिए। 2018 में अदालत ने ताजमहल के संगमरमर के बदलते रंग सफेद से पीले भूरे हरे रंग में बदलने पर चिंता व्यक्त की थी। स्मारक की सुरक्षा में असमर्थता के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ताजमहल को बचाना है तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस पूरी पिक्चर से बाहर करना होगा, अर्थात कोई नई एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए जो ताजमहल का अच्छे ढंग से प्रोटेक्शन कर सके। तो अब आइए ऐसे में जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI के बारे में। संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों और भग्नावशेषों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व ये हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था। कौन सी वीडियो थी, अगर आपने देखी हो तो हमने आपको बताया था जब ये काशी विश्वनाथ का जो मामला विवादों में चल रहा था, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी बिल्डिंग जो है वो 150-200 साल पुरानी है तो ASI चाहे तो उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकती है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक अधिनियम 1958 के प्रावधान ASI का मार्गदर्शन करते हैं। ASI राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की बेहतर देखभाल के लिए संपूर्ण देश को 24 मंडलों में बांटता है। अब आइए जान लेते हैं ताजमहल के बारे में। चूंकि पूरी चर्चा ताजमहल पर ही केंद्रित है तो ऐसे में ताजमहल के बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए। आप जानते हैं कि ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कराया था। वैसे तो शाहजहां की अय्यासियों के बहुत सारे चर्चे मशहूर हैं, लेकिन जब तक मुमताज महल जीवित थी शाहजहां उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित था। इनायत खान अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखता है कि दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति भावना का 1000 हिस्सा भी नहीं थी। मुमताज सुंदर होने के साथ साथ राजभवन के कार्यों में भी शाहजहां का सहयोग करती थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा से मौत हो गई थी। इस दौरान उन्होंने शाहजहां से वादा करवाया था कि वे किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। मुमताज ने कहा था कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में और कहीं नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। मुमताज की मृत्यु से शाहजहां को गहरा आघात पहुंचा था, क्योंकि वो उनसे अथाह प्रेम करता था। वह इतना दुखी था कि हफ्तों तक अपने कक्ष से ना तो बाहर आया और ना ही राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। निरंतर रोने की वजह से उसकी आंखें तक कमजोर हो गई थीं और उसे चश्मा पहनने के लिए विवश होना पड़ा। ताजमहल के निर्माण का कार्य जनवरी 1632 में शुरू हुआ था। सबसे पहले इलाके की जमीनों को साफ करके उसे बराबर किया गया था। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके उसकी नींव खोदी थी। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूरों ने काम किया था। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि भवन के नजदीक बहने वाली यमुना नदी का पानी उस तक न पहुंचने पाए। इसके बाद 970 फीट और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनवाया गया। 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा, जिस पर मकबरा बनवाया गया था। एक चबूतरा बनवाया गया जिस पर ही क्या किया गया था, उस मकबरे का निर्माण किया गया था। लगने वाला संगमरमर मकराना से लाया गया था। अमानत खां को
ताजमहल की दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह अकेला व्यक्ति था जिसे शाहजहां ने ताजमहल पर अपना नाम लिखने की अनुमति दी थी। ताजमहल में 40 अलग अलग रत्नों को जोड़ा गया था। कितने रत्नों को? 40 अलग अलग रत्नों को। हरे रंग का पत्थर जो था उसे सिल्क रूट के जरिए चाइना से लाया गया था। नीले रंग का पत्थर जिसे लापीज लजूली कहा जाता है, इसको अफगानिस्तान से लाया गया था। फिरोजा को तिब्बत और मूंगों को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। मणिक को श्रीलंका और पीले अंबर को ऊपरी बर्मा से मंगवाया गया था। नीलम को अशुभ माना जाता था, इसलिए उसका इस्तेमाल ना के बराबर किया गया था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है साथियों कि मुगल भी हिंदू ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास रखते थे। लगभग सभी मुगलों को अगर आप देखें तो उनकी जन्म कुंडलियां बनी हुई थी। हुमायूं तो बहुत ज्यादा यकीन रखता था ज्योतिष शास्त्रों में। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पातशाहनामा में लिखा है कि ताजमहल बनने की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। अन्य इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के बनने की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने से दिया गया था। इसी बात से उनका बेटा औरंगजेब बहुत रुष्ट था। उसने कहा था कि आपको इस तरह से राज्य के पैसे खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। बाद में औरंगजेब ने उनको कैद करके स्वयं राजा बन जाता है। वो आगे की चर्चा फिर हम लोग कभी और कर लेंगे। अपने अंतिम दिनों के दौरान शाहजहां ने इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए जहां से वो हर समय ताजमहल को देख सकें। उनको एक छज्जे पर रखा गया था। बेसिकली उनको आगरा के एक किले में कैद किया गया था और उसी छज्जे पर 21 जनवरी 1666, ये डेट याद रखिएगा, 21 जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। कैद में उनकी बेटी जहां आरा भी उनके साथ थी, जिसके बारे में कहा जाता है तमाम पश्चिमी जो ट्रेवलर्स थे वो आए थे कि शाहजहां का जो है जहां आरा के साथ कुछ नाजायज संबंध था। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे या क्या मामला है, इस पर इतिहासकारों में विवाद है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जहां आरा चाहती थी कि पिताजी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन औरंगजेब ने जहां आरा की इच्छा का सम्मान नहीं किया। शाहजहां को मुमताज महल की कब्र के बगल दफन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसे 1983 में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर बसाया था। तो चूंकि ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए भी चिंतित है कि कल को अगर इसे सूची से हटा दिया जाए तो ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कीड़े इसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उद्योगों और वाहनों से हानिकारक उत्सर्जन के अलावा यमुना के दूषित होने के कारण ताजमहल भी फीका पड़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का भी नुकसान हुआ है, जिससे नदी के किनारे स्थित स्मारकों में कीड़े और शैवाल का संक्रमण हो रहा है। एक इंटरव्यू में MC मेहता साहब ने कहा था कि नदी में प्रदूषित जो पदार्थ है उसमें कीड़े पनपते हैं और फिर शाम को ताजमहल पर हमला करते हैं, वहां पर जाकर मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं, जिससे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। पहले नदी में मछलियां हुआ करती थी, यमुना नदी में बेसिकली, जो कीड़े और उनके लार्वा को खा जाती थी, लेकिन अब गंभीर जल प्रदूषण के कारण नदी में किसी भी जलीय प्रजाति का कोई नामो निशान नहीं है। ASI रिपोर्ट का हवाला देते हुए मेहता जी ने कहा था कि एक विशिष्ट प्रकार के कीड़ों की उपस्थिति के कारण संगमरमर के अग्रभाग पर हरे और काले धब्बे विकसित हो रहे हैं, मुख्य रूप से उत्तरी ताजमहल की तरफ। अब आइए इसमें जानते हैं कि आगे की राह क्या हो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51AF में कहा गया है कि हमारी सामासिक मिलीजुली, जिसे सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना एवं उसका संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह विचार करने योग्य है कि हमारे विरासत स्थल जो न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं बल्कि आर्थिक विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो है इन्हीं सब लोगों की वजह से हमारा चलता है। अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद आज भी ऐसे कई स्थल उपेक्षा के शिकार हैं। यहाँ तक कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र सरकार विरासत स्थलों को लेकर अभी इतने गंभीर नहीं हुए हैं जितनी इनसे अपेक्षा की गई थी।
बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए कि अब आवश्यकता है कि सरकारों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाए एवं समस्याओं के निवारण के लिए शोध कार्य में तेजी लाई जाए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत से मित्र हैं हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया आप अवश्य हमारा सहयोग करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का पुनः फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद साथियों।